अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ। ए न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम। मिल्लत को दरपेश चैलेंजर्स और मुल्क के बदलते हुए हालात के तनाज़ुर में शुजात अली सूफ़ी IIS व साबिक़ा डायरेक्टर दूरदर्शन की ए न्यूज़ से ख़ास मुलाकात। उनका कहना था कि हिंदुस्तानी मुसलमान में खुद एतमादी जद्दोजहद और अपने हौसलों को बुलंद रखते हुए हालात को बदलने का अज़्म पैदा करे। किसी कौम के लिए सबसे बड़ी तबाही मायूसी और नाउमीदी से आती है। मनफी सोच और नफ्सियात ज़िंदगी की उमंग को छीन लेती है। सख्त हालात की उम्र मुख्तसर होती है। मिल्लत इस्लामिया हिंद की रहनुमाई के लिए सहाफ़त एक मौसर ज़रिया। शुजात अली शजी साहब IIS साबिक़ा डायरेक्टर दूरदर्शन की ए न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। पेश है मुकम्मिल मुलाकात के कुछ इक़्तिबासात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ए न्यूज़ के ज़रिए ख़ास तौर से रूबरू प्रोग्राम के ज़रिए इस्लाही माशरा के उन्वान पर ऐसी शख्सियत को और ऐसे जो जी असर जो लोग हैं उनको आपके सामने, हमारे नाज़रीन के सामने हम पेश करते हैं। नाज़रीन, इसका मकसद ये होता है कि कौम व मिल्लत की कुछ इस्लाह हो और ऐसे जी असर शख्सियत जो है इनके इल्मी एतबार से, इनकी काबिलियत के एतबार से, इनके तजुर्बे के एतबार से इस किस्म की जो बातें होती है जो इस्लाही माशरा के तहत और इस्लाही माशरा के लिए मददगार और माउन होती है, तो ऐसे शख्सियत को हम आपके सामने हमेशा से पेश करते आ रहे हैं। और आज के जो मेहमान मेरे हैं, आज जो मौजूदा सूरत हाल में जो मुसलमान ख़ास तौर पे जो अक़लियत और अक़लियत में भी मुस्लिम अक़लियत जिन हालात से और जिस तज़ब्ज़ुब से और जिस अबतर हालात से गुजर रहे हैं, और आप बहुत बेहतरीन शुजात अली सूफ़ी साहब, ये कोई मोहताज तारुफ शख्सियत नहीं है। कोई भी जब शहर हैदराबाद में हो या दीगर रियासतों में अदबी या तहजीबी ऐसे कई प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको मदू किया जाता है और आपके ख्यालात से इस्तेफादा हासिल किया जाता है। तो आज हम शुजात अली सूफ़ी साहब की क़यामगाह पर आज हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है और आज के ख़ास तौर पे अक़लियत में मुस्लिम अक़लियत की जो मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर हम बात करते हैं। शुजात अली सूफ़ी साहब, सबसे पहले ए न्यूज़ में वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे मुंतखब किया। मैं आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी चैनल के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हमेशा आपके साथ रहेंगी। शुजात अली सूफ़ी साहब, सबसे पहले ये बताइए मौजूदा जो सूरत हाल है ख़ास तौर पे हिंदुस्तानी जो अक़लियत, अब अक़लियत में मैं बार बार जिक्र इसमें कर रहा हूँ कि मुस्लिम अक़लियत जिन हालात से और जिन मुश्किलात से दो चार है, तो इसके लिए इसकी बुनियादी तौर पे वजूहात क्या है? या तालीम से दूरी का नतीजा है, या फिर माशी हो या तालीमी हो या दूसरे दीगर या अखलाकी हो या अदबी हो, ऐसे जो मैदान है, ऐसे जो हालात है, तो क्या इससे दूर है? इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, ये बातें पिछले 50 साल या 60 साल पहले आप अगर करते होते तो शायद ठीक होता, लेकिन आज गैर मामूली उछाल आया है। आपने कहा कि अक़लियतें और ख़ास तौर पर मुसलमानों में बहुत सारे गरीब लोग, बहुत सारे जो है पसमानदा मुसलमान तबक़ात आगे बढ़ रहे हैं। न सिर्फ रस्मी तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि प्रोफेशनल तालीम के मैदान में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अभी कल ही आपने देखा होगा, एक तस्वीर छपी थी एक लड़की की जो उर्दू मीडियम की लड़की है, मालेगांव की है। तो वो 10वीं जमात उर्दू मीडियम से पास की थी और उसके बाद वो हैदराबाद शिफ्ट हुई। हैदराबाद शिफ्ट होने के बाद उसने इंटरमीडिएट किया और खुशी की बात यह है कि उसने मेरिट पे जो है कामयाबी हासिल की और उसका दर्जा जो था, उसका 137 का दर्जा उसने MBBS के एग्ज़ाम में हासिल किया था। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि वो लड़की गरीब ख़ानदान की लड़की थी, गरीब ख़ानदान की, पसमानदा तबके की। तो मेरा अर्ज़ करना ये है कि आज के हालात में बहुत बड़ी तब्दीली आई है मुसलमानों में ख़ास तौर पर, और मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ।
आपने भी सुना होगा कि एक मौस की बंडी वाले साहब की लड़की लखन कॉलेज में MBBS कर रही है। आपने ये भी सुना होगा कि ऑटो रिक्शा चलाने वाले की एक लड़की भी MBBS कर रही है। तो मेरा अर्ज करना ये है कि पहले, बहुत पहले ऐसा सिचुएशन था कि हम बुरी तरह पसमानदगी का शिकार थे, लेकिन आज वो वक्त नहीं है, बहुत तब्दीली आई है। शुजा साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मौजूदा जो सूरत हाल में जी जो खुद एतमादी होती है जी, जो हौसले होते हैं, जैसा दूसरे अल्फाज में, जी तो ख़ास तौर पे कई ऐसी सोशल मीडिया हो या अवामी राब्ते जो वेबसाइट्स होते हैं, उसके ज़रिए जो तंजीमें हैं जो फासिस्ट तौर पर जो है ना एक नज़रिया रखती है, वो लोग इस मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए एक खौफ और जो है हौसलों को पस्त कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम कौम की। तो उससे जो है कई मुसलमान लोग कई मसाइब का शिकार हो जा रहे हैं। मतलब जब उनकी एतमादी जब खत्म तो एतमाद को टारगेट कर रही। तो आप क्या समझते हैं कि अब एतमाद को बहाल करने के लिए और ऐसे सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल हो रहा है उससे चौकन्ना रहने की मुसलमानों को जरूरत है? देखिए, जहां तक सवाल चौकन्ना रहने का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको हमेशा ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। आपके घर की हिफाजत के लिए आपको खुफल डालना पड़ेगा, आपकी घर की हिफाजत के लिए आपको कैमरे लगाने पड़ेंगे। ये तो बुनियादी जरूरियात हैं। लेकिन अगर हम पस्त हिम्मत हो रहे हैं तो सबसे अच्छे, सबसे बड़े साइंटिस्ट हमारे दरमियान से क्यों उठे? APJ अब्दुल कलाम। सबसे बेहतरीन अदाकार हमारे तबके से क्यों आए? सबसे बेहतरीन सिंगर्स हमारे तबके से क्यों आए? बेहतरीन हीरोइन हमारे तबके से क्यों आई? बेहतरीन सितार नवाज हमारे तबके से क्यों आया? बेहतरीन जो है बांसुरी नवाज हमारे तबके से आए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हमारे तबके से आए। तो ऐसा नहीं है, डिस्करेजमेंट कोई इज्तिमाई तौर पे डिस्करेजमेंट नहीं हो रहा है। वो जो फाशिस्ट तंजीमें हैं उनका एक एजेंडा है कि हम जो है अक़लियतों को अपना टारगेट बनाएंगे, उनके खिलाफ, उनकी तहजीब के खिलाफ, उनके अकीदे के खिलाफ, उनके ईमान के खिलाफ तबसरे करेंगे और फिरका पर जहन को मजबूत करेंगे। लेकिन ये होने वाली बात नहीं है। इख्तिदार तो हिटलर को भी मिला था। अगर कोई जीतता है तो वो इस बात का सबूत नहीं है कि वो सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है। जीत एक अलग चीज है, लेकिन आइडियोलॉजी जो होती है वो मुल्क को जोड़ती है, आइडियोलॉजी ही मुल्क को तोड़ती है। शुजा साहब, बहुत बेहतरीन, आपके मैं इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बात से। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल में एक मुस्लिम अक़लियत को खास तौर पे, मैं अक़लियत में खास तौर मुस्लिम अक़लियत का नाम बार बार इस वास्ते ले रहा हूँ कि वो लोगों के एक वाहिमा सा हो गया है और उनको कोई रहनुमाई हासिल नहीं हो रही। उनको ये समझ में आ रहा, जब भी एक चार में जब नुक्कड़ में बात अगर होती है तो मुसलमानों के दानिश्वरों में ये बात है कि भाई हमको मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर आगे बढ़ने के लिए रोका जा रहा है। नौकरी का मसला हो, मुलाजिमत का मसला हो, सरकारी सतह की बात हो या खेल हो या गेम्स हो, किसी भी मामले में, तो ये जो वाहिमा है तो इसको आप इससे बाहर आने का, इसकी जिम्मेदारी किस पे? उलमा पे है या दानिश्वरों पे है या जो है ना जो अवामी जो कायदीन है? ये कैसा, अब ये वाहिमा कैसा निकलना चाहिए साहब? देखिए, ये वाहिमा आप जैसे लोगों से निकल सकता है। उलमा मशाइखिन जो है प्रोफेशनल हैं, ये प्रोफेशनल है। आपको ये कहते हैं मुझे शर्म आती है कि बहुत सारे वाइज ऐसे हैं, वो कहते हैं कि भाई फ्लाइट का टिकट दीजिए और इतनी रकम मुझे अपनी तकरीर की दीजिए, तो मुझे बताइए कि अल्लाह और रसूल की बात करने के लिए जो लोग पैसे लेते हैं उनका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट होगा तो आप जैसे लोगों से होगा। आप लोग कोई मजहबी कायदीन नहीं है, आप समाजी कायदीन है, आपको मिल्लत का दर्द है, इसीलिए आप जो है अच्छे लोगों से बातचीत करते हैं, जो जानते हैं, जिसको इल्म है। तो आप लोग बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। नहीं, मतलब सहाफत, मीडिया, और फिर उसमें भी अच्छी सोच रखने वाले, पॉजिटिव सोचने वाले हैं। मैं तो अर्ज करूंगा कि पॉजिटिव सोच ही ईमान है। अगर पॉजिटिव सोच को आप निकाल लेंगे तो हम चलती फिरती लाश बन जाएंगे। सब ये मेरा तीसरा सवाल, किसी कौम के लिए सबसे बड़ी जो है तब कौम का, मैं सारी कौम की मैं बात आपसे सवाल, सारी कौम के लिए एक जब उसके हौसले पस्त हो जाते हैं तो किसी कौम को बर्बाद करने का उनकी नफ्सियात से खेलना एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही है दुनिया के अंदर जो है, बाद में जब तुर्की के बाद में जो दौरे निज़ाम के बाद में यही वो उनके मुसलमानों की नफ्सियात से खेला गया, उनके हौसलों को पस्त किया गया। तो यही खेल शायद हिंदुस्तान के अंदर भी मैं समझ हो रहा है। तो ये नफ्सियात से उभरने के लिए, नफ्सियात से या गलत सोच से बाहर आने के लिए अब ये जो सोच है, अब ये आपके नज़र में क्या है, मुस्बित है या मनफी?
یہ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ جو سوچ ہے یہ جو ہے منفی سوچ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہماری اذان رک گئی؟ بہت ساری مہم چلائی گئی. کیا ہماری اذانیں مسجدوں سے رک گئی؟ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ختم ہو گیا؟ ہمارے کھانے پینے میں کوئی تبدیلی آئی؟ ہمارے اجتماعات میں کوئی تبدیلی آئی؟ بھوپال میں اتنا بڑا عظیم اجتماع ہوا تبلیغی جماعت کا, تو کہاں پر رکاوٹ ہو رہی ہے؟ یہ ایک واہمہ ہے, واقعی واہمہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے. اگر ایسا سلوک ہو رہا ہے تو آئی اے ایس کا ٹاپر مسلمان کیسے آتا ہے؟ کیا بات؟ کشمیر کا نوجوان, پھر اس کے بعد دوسرا ایک اور ریاست کا نوجوان ٹاپر ہوتا ہے آئی اے ایس کا. آئی اے ایس جو ہے ایک ہماری کسوٹی ہے, وہاں پتا چلتا ہے کہ ہماری ملت کے لوگ کس حد تک قابل ہیں. پھر اس کے بعد ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہمارا ایڈمنسٹریشن فرقہ پرست ہے. اگر ہمارا ایڈمنسٹریشن فرقہ پرست ہوتا, یو پی ایس سی فرقہ پرست ہوتی, تو یہ مسلمان نمبر 1 پہ نہیں آتے. کیا تو میرا عرض کرنا یہ ہے کہ منفی سوچ جو ہے بہت خطرناک ہے. اور آپ خود دیکھیے گا, آپ کے علاقے میں دیکھیے گا, آپ کے شہر میں دیکھیے گا کہ کیا ہم ان فاشسٹ طاقتوں کی سازشوں کا شکار ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے مدرسے بند ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارے سکولز بند ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کی پڑھنے کی جو تعداد ہے متوسط طبقے کی, کیا وہ کم ہو گئی ہے؟ کیا مسجدوں میں لوگ آنا بند کر دیے ہیں؟ کیا سونے کی دکان پر خریداری نہیں ہو رہی ہے؟ اگر مجھے آپ کہنے کا موقع دے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سونے کا بیوپار کبھی مسلمان نہیں کرتا تھا. آج مسلمان سب سے بڑا بیوپاری ہے سونے کا. محمد خان جیولرز آندھرا پردیش میں اور تلنگانہ میں, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں پازیٹیو سوچئے, پازیٹیو رہیے, پازیٹیو کام کیجئے. آپ کو, آپ کی بچی کو, آپ کے بچے کو تعلیم دینے میں کون ریکارڈ پیدا کرے گا؟ پہلے آپ کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے مینٹلی, فزیکلی. اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں, اگر آپ سمجھدار ہیں, تو آپ کی اولاد بھی بہت ترقی کرے گی. پہلے کہتے تھے کہ بھائی مڈل ایسٹ پہ جانے سے مسلمانوں کی جو ہے معاشی حالت ٹھیک ہو گئی ہے. اب مڈل ایسٹ پہ جانے کی تعداد کم ہو گئی ہے. نئے راستے نکلے ہیں. کینیڈا جا رہے ہیں نوجوان, آسٹریلیا جا رہے ہیں. آسٹریلیا میں پوزیشن یہ ہے کہ ان کے پاس 500 ویکنسیز ہیں, لیکن ان کے پاس کینڈیڈیٹ 250 ہی ملتے ہیں. تو جو بھی یہاں سے جا رہا ہے جاب کر رہا ہے. کینیڈا میں بھی وہی حالت ہے. تو پوری دنیا آپ کی ہے. آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ صرف ہندوستان ہمارا ہے؟ سارا جہاں ہمارا ہے. بڑی بہترین بات آپ نے شجاعت بھائی آپ نے کہی کہ سارا جہاں ہمارا ہے. تو بہرحال جو ہے ایک میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ موجودہ صورتحال میں چونکہ زیادہ تر جو ہے پرانے شہر سے ہمارا تعلق ہے, تو پرانے شہر میں کے جو نوجوان ہیں خاص طور سے میں معاشی اعتبار یعنی ان کی جو معاشی حالت ہے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اور کئی ایک ایسے تعلیم یافتہ نوجوان ہیں جو ڈگریاں لے کر بھی جو ہے ان کو بھی مایوسی, کئی لوگ ان کو مایوس کر چکے کہ بھئی آپ کو سرکاری نوکری نہیں مل سکتی. یہی جو مطلب ایک منفی سوچ جو ہے, ایک مثبت سے ان کو ہٹا کے منفیت کی طرف نفسیات ان میں ڈال دیا گیا, جس سے وہ لوگ کچھ کام نہیں کریں, جس سے کئی ایک سماج سوسائٹی کے اندر برائیاں پھیلیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسے نوجوان تعلیم یافتہ ہے, اسٹرگل کرنے کے لیے آپ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جو ہے کینیڈا میں, آسٹریلیا میں اور دوسرے کئی ملک ہیں جن کو لوگوں نے ابھی تک چھوا نہیں ہے. وہاں پر مین پاور کی ضرورت ہے. آپ کی جو بھی صلاحیت ہے اس کے مطابق آپ کو جاب ملے گا. اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ پرانے شہر کا سب سے بڑا اخبار ڈیکن کرونیکل ہے. آپ سن کے تعجب کریں گے کہ اس کی جو خریدی ہے اولڈ سٹی میں سیاست کی نہیں ہے, منصف کی نہیں ہے, رہنمائی دکن کی نہیں ہے, حتیٰ کہ اعتماد کی بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ کاپیز جو ہے ڈیکن کرونیکل کے پرانے شہر میں بکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرانا شہر اولڈ سٹی نہیں ہے, گولڈ سٹی ہے. جہاں تک جابس کا سوال ہے اس کے کئی وجوہات ہیں. وجہ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ پرانے شہر کی جو وادی ہے, جو دیواری ہے, اس سے لوگ نکلنا نہیں چاہتے. اگر وہ وہاں سے نکلیں گے, اس سوچ کو ختم کریں گے, تو وہ بہت آگے بڑھیں گے. اور ابھی جو اعداد و شمار آئے ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر نوجوان جو ہے آسٹریلیا میں جو گئے ہیں وہ پرانے شہر کے ہیں, کینیڈا میں جو گئے ہیں وہ پرانے شہر کے ہیں. تو تبدیلی اچانک نہیں آتی, آہستہ آہستہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں لڑکے, خاص طور پہ لڑکیاں بہت زیادہ پڑھ رہی پرانے شہر کی. ایک رپورٹ آئی ہے لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کا گریجویشن کا تناسب زیادہ ہے. ماشاءاللہ. تو کرونیکل کا پڑھا جانا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے بیٹیاں اور بیٹے ماڈرن جو ہے لائف کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں.
इंग्लिश जान रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ये एक छोटी सी जो है मिसाल है तरक्की की। ऐसा नहीं है कि वो परेशान है, परेशानी रहेंगे, तब्दीली आती है, आहिस्ता आती है, बास तब्दीलियां तेजी से आती हैं। जैसे एक शायर ने कहा था कि बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है। क्या बात जी। बहरहाल बड़ी बेहतरीन, चूंकि आप शहर हैदराबाद बल्कि दीगर रियासतों में भी शुजात भाई आपकी जो अदबी महफिलों की एक आप शान होते हैं, उसकी जान होते हैं और आपसे लोग भी इस्तिफादा हासिल करते हैं। तो पुराने शहर के लिए मौजूदा सूरत हाल के अंदर मैं दूसरा सा टॉपिक को चेंज करता हूँ। ख़ास तौर पे जो वोटर है वो अपने वोट को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए एक मुहिम चल रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो इसके लिए मैं ये देखता हूँ, चूँकि मैं भी एक सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ, तो देखता हूँ कि लोग जो है ख़ासतौर पर मुस्लिम जो है लोग, नौजवान हो या ख़वातीन हो, वो लोग जो है इसके अंदर तवज्जो नहीं दे रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी ज़ी असर शख्सियत हैदराबाद की है, तो जो है ना आप एक अपील जारी कर दे कि भाई आप अपने लिंक से जोड़िए। वोट का मसला एक अलग है, लेकिन लिंक तो करना ज़रूरी है, उस पर चलना ज़रूरी है। और जो नए वोटर्स है, अभी तो फैसिलिटीज 17 साल का के ऊपर आप चले भी गए तो एडवांस में भी आप जो है ना दे सकते, वो भी अभी सर्कुलेशन आया है। तो आप एक अपील क्या करना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, लिंक करने का मतलब ये तो नहीं है कि 10 किलोमीटर की पदयात्रा करने के बाद ही लिंक होगा। इट्स ए मैटर ऑफ 2 सेकंड। आप जाइए, इलेक्शन कमीशन के जो है, जो आपके जो ऑफिसर्स हैं, एमआरओज हैं, जहां जहां पर सहूलत है, जहां जहां है वहां जाइए, आधार कार्ड ले जाइए, लिंक करना के एक क्लिक में एक लिंक हो जाता है। आप बैंक में 10 बार जाते हैं, एटीएम में 10 बार जाते हैं, उतनी ही मेहनत लगेगी आपको। एक बार जो विड्रॉल करते हैं ना रकम, उतनी ही देर लगेगी और कम से कम बटन दबाने पड़ेंगे। एटीएम से पैसे निकालेंगे तो पूरा आपको पिन मारना पड़ेगा। अब जो हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है, खास तौर पर लेके फासिस्ट तंजीमें बरसर इख्तिदार जमात से भी लोग एकदम नाउमीद भी हो रहे हैं और हालात भी जो है ना उन्होंने अपने नफ्सियात से खेल रहे हैं लोग। तो मैं ये चाहता हूं कि आप उन 17 साल से ऊपर जाने वाले नौजवान से भी अपील क्या करना चाहेंगे कि भाई अपने वोट का बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ जो चीज़ प्रोसेस है, इसका प्रोसेस ज़रूरी है आइंदा के लिए, आप लोग फ्यूचर के लिए वोट 17 साल में, क्योंकि इस वक्त जो हिंदुस्तान की जो आबादी है ज़्यादातर 65% हिस्सा पूरा यूथ पर है इस वक्त मोमेंट एट ए प्रेजेंट। तो आप उन लोगों के लिए 17 साल या 18 साल के करीब या 18 साल से अबव नौजवान बच्चों के लिए थोड़ा सा अपील कि आप हिस्सा लीजिए। मैं नौजवान बच्चों से ये अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो अब सबसे पहले तो अपना नाम इनरोल कराएं अपने वोटर लिस्ट में, और दूसरा जो सबसे अहम मेरा उनसे जो है मुतालिबा होगा वो ये होगा कि एक ऐसी सरकार को चुनिए जो मुल्क में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा कर सके, जो नफरत को मोहब्बत में बदल सके, जो हंगामों को अमन में बदल सके, क्योंकि यही ज़िंदगी है, इसी का नाम वतन है। सियासत का मतलब ही खिदमत खल्क है। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो अपना नाम दर्ज कराएं और फाशिस्ट तंजीमों के चाल में ना फंसे। बहरहाल नाज़रीन, आज की हम बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं, एक नए मौजू के साथ और नए उन्वान के साथ। हमारे शहर हैदराबाद की नामवर ज़ी असर शख्सियत हमारे शुजात भाई से यकीनन जो है ना हम इस्तिफादा हासिल करेंगे, हम भी करेंगे, हमारा चैनल भी करेगा और हमारे नाज़रीन भी करेंगे। और इनके वक्तन फ़क्तन नाज़रीन, आज के जो लबे लुबाब इसको आप कह लीजिए कि एक ख़ास तौर पे शुजात भाई ने 17 साल से ऊपर वाले और 18 साल के करीब वाले या 18 साल के बाद वाले ऐसे नौजवानों से अपील की कि वो जो है अपने वोटर लिस्ट में नाम की शमूलियत को यकीनी बनाइए, थोड़ा सा काम कीजिए। ये बहुत बेहतरीन बात शुजात भाई ने कहा कि एक एटीएम से जो रकम आप निकालते हैं, जितनी प्रोसेस या जितनी देर होती है उतनी देर में जो है ना आपका अपना वोट का जो हक है उसमें शामिल हो जाते हैं और आप हकदार बन जाते हैं। और आने वाले मुस्तकबिल में तो ये बेहद ज़रूरी है। आज की बात को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब दीजिए इजाज़त आपके मेज़बान मोहम्मद जाहिद को। अल्लाह हाफिज़। साहब से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश आपकी। थैंक यू वेरी मच।